दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूं। एक चौंकाने वाला खुलासा इस वीडियो में करूंगा। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश की अरबों खरबों रुपए की जमीन ये वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को सौंप दी। देश की राजधानी दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी का विवाद वो अभी तक चल रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वो दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां हैं जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर दान दी थी, वो कब्जा हमारा है। भले ही सरकारी दस्तावेजों में वो दर्ज नहीं है, भले ही डीडीए के जो दस्तावेज हैं उसके रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टियां दर्ज ना हो, वो हैं तो वक्फ बोर्ड की और हम उसको लेकर रहेंगे। आपको ये भी बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली में 7,700 वक्फ संपत्तियों का होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 135 कब्रिस्तान दर्ज हैं। लेकिन 135 कब्रिस्तानों में इस समय मात्र 30 कब्रिस्तान बचे हैं। बाकी कब्रिस्तानों की जगह पर बिल्डिंगें बन गई हैं। कब्रिस्तान संरक्षण के कार्यकर्ता हैं एक जमीयत सचिव इमरान हारून, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो प्रॉपर्टियां इसमें तो कई सरकारी दफ्तर हैं और इसलिए हमें या तो सरकारी दफ्तर हटाया जाए, उन पर बुलडोजर चलाया जाए, हमें हमारी प्रॉपर्टी दी जाए जो अल्लाह के नाम पर लोगों ने हमें दान दी थी। ये दावा किया जा रहा है सरकारी भूमि पर, तो दावा उपराष्ट्रपति के आवास पर भी वक्फ बोर्ड कर रहा है। क्या है ये हकीकत, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं एक एक आपको वो दस्तावेज के साथ, सबूत के साथ बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को देश की राजधानी की जमीन, और देश के अंदर तो आपको पता ही है कि लगभग बताया जा रहा है कि 40 लाख संपत्तियां ये वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी, जबकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में इस देश के जो मुसलमान जाना चाहते हैं वो मुसलमान वहाँ जाएंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी वक्फ बोर्ड बना करके यहाँ से जो पाकिस्तान मुसलमान गए थे, कांग्रेस ने उनको ये ज़मीनें सौंप दी। देश की राजधानी में भी ये संपत्ति 1360 एकड़ में फैली है, जिसकी आज की कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने कैसे ये खेल किया मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन इस पर कैसे दावा किया जा रहा है, अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहले इनका बयान सुनिए। कल उन्होंने अमित शाह जी ने 123 प्रॉपर्टी का जिक्र किया और कहा कि ये प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हम कोर्ट नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते। तो उसके पीछे और मकसद क्या है? जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी कि जो प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ की नहीं है उसका ये क्या करेंगे? जैसे ये 123 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्राइम ये दिल्ली गेट कब्रिस्तान है वो उसी में है। 123 प्रॉपर्टी में वहाँ तो कब्रिस्तान है, लेकिन वो डीडीए में चढ़ा हुआ है। जो 123 प्रॉपर्टी हैं इसमें से 62 जो हैं वो डीडीए में हैं और जो 61 हैं वो एलएनडीओ के अंदर है और ये केस चल रहा है। लेकिन वो सारी की सारी 123 की 123 प्रॉपर्टी हमने सर्वे कराया है, मैं वहाँ था, उस केस को मैंने जीता भी था। कोर्ट ने माना था, हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो वक्फ के पास है और वक्फ के पास ही रहेगा, क्योंकि वो सारी मस्जिद हैं, दरगाहें हैं या कब्रिस्तान हैं। तो उनको आप प्राइम लोकेशन कह रहे हो और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो डीडीए है तो आप तो कब्जा कर लोगे। आप तो वो विवादित बता करके, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये कब्रिस्तान नहीं है या मस्जिद नहीं है, पार्लियामेंट्री मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस वाली जो मस्जिद है वो इसी के अंदर आती है 123 प्रॉपर्टी में। ऐसी बहुत सारी 123 प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है मस्जिद हैं, कब्रिस्तान या दरगाह हैं। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं कि जो कब्रिस्तान बन गया, ज़मीन किसी की थी, कब्रिस्तान बन गया और वो ज़माने से कब्रिस्तान चला आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो कब्रिस्तान नहीं है। तो उसका क्या करोगे आप? हज़ारों प्रॉपर्टियाँ, लाखों प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि अगर 2025 तक वो जिस स्थिति में है, अगर वो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान रहेगा। वो ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर भी हैं कि जो अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान रहेगा, दरगाह है तो दरगाह रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए क्या मकसद है इसके पीछे। दूसरा ये कहते हैं कि 2 महिला हम लेकर आ रहे हैं, तो पहले से दिल्ली वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर थे, 7 में से 2 महिलाएँ थी, एक रज़िया सुल्तान थी, दूसरी शिया कोटे से थी, दोनों महिलाएँ थी। और ये तो पहले से पुराने एक्ट में है, 2013 के एक्ट में भी था। कोई भी कह देगा हो जाएगा, आपसे पहले हुआ कभी ऐसा? जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर तो कब्जा किया हुआ वो तो खाली हो नहीं रही हैं।
बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड है, उसके अलावा तो किसी और प्रॉपर्टी को लिए नहीं जाते, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो सरकार करती है। तो ऐसे थोड़ी है, ये तो सब बेकार की बात है, इनको पता ही नहीं है। वक्फ एक्ट ही नहीं मालूम, वक्फ की पुराना जो एक्ट है वो क्या है, वक्फ की पावर क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस अगर कब्जा कर लिया जाए, अगर पार्लियामेंट हाउस वक्फ की ज़मीन पर है तभी तो क्लेम करेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे? बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है तमाम प्रॉपर्टीज़ का, और वो सब सारे जितने भी स्टेट के वक्फ हैं सबके पास हैं। अगर उनको रिकॉर्ड पर लाना है या उनको, वो तो पहले से है। हमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी रिकॉर्ड पर हैं, सारे गजट नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो ये कहना बेकार है कि कोई भी किसी ये पावर थी वक्फ के पास कि किसी भी ज़मीन को अपना कर लेते थे। मुझे तो नहीं लगा, मैं तो चेयरमैन रहा वक्फ का, मुझे तो एक प्रॉपर्टी नहीं लगी। वक्फ की प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आती है। आपने क्योंकि बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बदलेगा उसमें? क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है, हम बस सिक्योर कर रहे हैं। भाई ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के अंदर चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बड़ी सी एक मिसाल है, लाल मस्जिद का आपने नाम सुना होगा, तो लोधी रोड पर है, उसके पीछे पूरा कब्रिस्तान था, वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ के पास नहीं थी। एक माता सुंदरी रोड पर कब्रिस्तान था, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था, तो एलएनडीओ ने उस पर कब्जा कर लिया रातों रात। तो ऐसे ही जितनी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ रिकॉर्ड में नहीं है उनको ये कब्जा कर लेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी, लेकिन वक्फ बाय यूज़र है ना, वो कब्रिस्तान है ना। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, बहुत पुराना एक्ट है जो ये कहता था। तो उनका क्या करेंगे? जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें बताइए क्या करेंगे उनका? उनको ऐसे ही रहने देंगे या उन पर कब्जा कर लेंगे? मस्जिद को बदल देंगे, कब्रिस्तान को बदल देंगे। मैं तो बता रहा हूँ ना, 2 कब्रिस्तान सामने आपको बता रहा हूँ। एक तिकोना कब्रिस्तान है जो निज़ामुद्दीन के अंदर है, जिसको खुसरो पार्क बनाना चाहते हैं। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर महरौली के अंदर है, हज़ारों बीघे ज़मीन है, उसको सब कब्जा कर लिया इन्होंने। वो आर्कोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, सब वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर करके बना रहे हैं। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ के पास नहीं है उसको सबको ये कब्जा कर। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लीड कर रहा है और हम पूरी तरह उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है, अपोजिशन में है। जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होगा, आम आदमी पार्टी हर तरह से उनके साथ है, सड़क पर भी साथ है, संसद में भी साथ है। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, ये अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इनका दावा है कि 135 प्रॉपर्टियों पर जो प्राइम लोकेशन पर देने की बात कही जा रही है वो तो हमारी हैं, हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पर दान दी थी और वो कोर्ट से हमने केस जीता है। उस पर वो अब सरकार अपना कब्जा करेगी क्योंकि वो कई ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अमानतुल्लाह खान से कोई पूछे कि भाई मैं अगर देश के लाल किले को, ताजमहल को या कोई रेलवे स्टेशन को अपना एक ट्रस्ट बनाकर उसमें ऐड कर दूं, मेरा एक ट्रस्ट बनाऊं, मैं बहुत सारी देश के अंदर ट्रस्ट हैं, और कोई भी ट्रस्ट का व्यक्ति अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर ले कि देश का लाल किला मेरा ट्रस्ट संपत्ति है, ताजमहल मेरी संपत्ति पे बना है ट्रस्ट की, फला रेलवे स्टेशन मेरी ट्रस्ट की संपत्ति पे बना है, और किसी भी मंत्री और देश की संसद को भी मैं दर्ज कर लूं, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? क्या वो ट्रस्ट का हो जाएगा? उत्तर है नहीं। जो सरकारी रिकॉर्ड बोलता है काम उसके अनुसार होता है। सरकारी दस्तावेजों में जितनी संपत्तियां हैं उस पर ही दावा ये वक्फ बोर्ड कर सकता है, और इसीलिए ये सारे वक्फ बोर्ड के सदस्य बौखलाए हुए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है उसी में ये प्रावधान है कि अब सारी संपत्तियों की चेकिंग होगी। तो अमानतुल्लाह खान को आपने सुना, जो ये खुद कह रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टी में 62 प्रॉपर्टी डीडीए में दर्ज है। लेकिन सवाल तो ये है कि जो डीडीए में भी दर्ज हैं, क्या वो हेराफेरी करके कांग्रेस के द्वारा या आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार रही है, क्या उस दौरान में वो दर्ज कराई गई हैं? डीडीए के अलावा बाकी भी सरकारी भूमि है, तो ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जब सरकार रही हो तो भी कई प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को केजरीवाल ने दे दी हो। इसी के लिए जांच होना जरूरी है और इसीलिए मोदी सरकार ये अमेंडमेंट बिल लाई है, जिसका विरोध ये अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं। जंतर मंतर पे भी इन्होंने इसीलिए धरना प्रदर्शन किया क्योंकि बौखलाहट ये है कि 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब इन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि कैसे कांग्रेस ने ये जो 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया। शुरुआत करता हूं, मामला शुरू होता है देश की राजधानी। आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था, देश की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर यह तय हुआ कि देश की राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करते हैं क्योंकि दिल्ली देश का सेंटर है।
और यहां शिफ्ट करने की बात हुई। देश की राजधानी दिल्ली को बनाने की जो घोषणा हुई वो हुई 12 दिसंबर 1911 को। जब मैं 1911 कह रहा हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय अंग्रेजों का शासन इस देश में था। लेकिन 1911 में दिल्ली की स्थिति क्या थी? दिल्ली में जहां आज आप इंडिया गेट देखते हैं, जहां आप संसद पुरानी वाली देखते हैं और जो लुटियन जोन सारा है, यहां पर लोग रहते थे और इसीलिए यह तय हुआ कि इन लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को शिफ्ट करने के नाम पर मुआवजा दिया। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, सबको मुआवजे मिले। तो उन्होंने सरकार के आदेश पर वो जमीनें खाली कर दी और वो दिल्ली में बाहरी तरफ चले गए, ये एरिया खाली कर दिया। यानी जिसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताकर अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टियां तो हमारी हैं प्राइम लोकेशन पर, उसमें जो लोग यहां से खाली करके गए थे वो सब मुआवजा लेके गए थे। कुछ इसमें हमने देखा कि वक्फ बोर्ड के मेंबर ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो अंग्रेजों को राजधानी बनानी थी, सरकार थी, उनको अपनी मर्जी से जगह दी है। मर्जी से नहीं दी, मुआवजा लिया गया। तो 12 दिसंबर 2011 को ये घोषणा होती है कि देश की राजधानी अब दिल्ली होगी। 13 फरवरी 1931 को ये दिल्ली में राजधानी स्थापित कर दी। जॉर्ज पंचम उस समय यहाँ पर काबिज हुए और वो यहाँ पर हेड के रूप में बैठे। तो ये जो 20 साल 1911 से लेकर 31 तक लगे, ये इस दिल्ली के निर्माण में लगे। जो आज आप दिल्ली देखते हैं, पुरानी संसद, इंडिया गेट, ये जो पूरा एरिया है, ये डेवलप किया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अचानक से वक्फ बोर्ड ने एक तरफा एक दिन इसके लिए घोषणा कर दी और उन्होंने कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो हमारी है। और इसको दावा कर दिया गया, एक तरफा केवल प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने। 1970 में 123 प्रॉपर्टी पर यह कह दिया कि ये तो साहब हमारी थी, हम और इस पर हम ही लेंगे, मस्जिद बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे। जब विवाद हुआ, एक तरफा घोषणा हो गई, तो उसके बाद इसकी जांच की गई और इसकी जांच डीडीए को दी गई, जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट पहुंची, क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस दायर कर दिया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। तो उसमें जांच में पाया गया कि कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, सदर बाजार, दरियागंज, जंगपुरा, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति आवास जो परिसर है उसमें जो प्रॉपर्टियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, एक्चुअल में वहाँ सरकारी ऑफिस बन चुके हैं और उस जगह लोग रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का दावा नहीं है। इसके खिलाफ आपको बताऊं कि मामला, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, तो 1974 में वक्फ बोर्ड के विवाद के कारण, क्योंकि दावा वक्फ बोर्ड कर रहा है, डीडीए की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो 1974 में कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाई और यहीं से ये शुरू हुआ कांग्रेस का तुष्टीकरण। देखिए, उन्होंने एक संपत्ति की जांच के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया, आप जान के चौंक जाएंगे। अध्यक्ष बनाया उस समय के दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष था, SMH बर्नी। ये SMH बर्नी मुसलमान थे, वक्फ बोर्ड के दिल्ली के चेयरमैन थे और इन्हीं को वो जांच सौंप दी गई कि भैया डीडीए की जो रिपोर्ट आई है उसको आप क्रॉस चेक करिए और आज स्टेटस क्या है वो बताइए। तो जैसी उम्मीद थी, इन्होंने वैसी रिपोर्ट सौंप दी। अध्यक्ष ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें लिखा, ये संपत्तियां वक्फ की संपत्ति के रूप में आज भी काम कर रही हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हैं। जबकि रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर उपराष्ट्रपति का आवास बन चुका था, एक पर वायरलेस स्टेशन बन चुका था, एक पर देश की संसद बनी हुई थी, लेकिन यहाँ रिपोर्ट सौंप दी गई कि वक्फ काम कर रहा है। आप सोचें, आंख बंद करके यहाँ जो केंद्र में सरकार बैठी थी कांग्रेस की, उसने समिति की सिफारिश पर 27 मार्च 1984 को एक आदेश पारित कर दिया और ये जमीन ₹1 प्रति एकड़ की दर से 100 वर्ष के पट्टे पर वक्फ बोर्ड को सौंप दी। ये आदेश संख्या आपको बता रहा हूँ, गूगल कर सकते हैं, 20011/4-74.1/2। ये आदेश सरकार का 1974 में जारी होता है और मात्र ₹1 की दर से 1360 रुपये जमा कर 30,000 करोड़ का मालिक बन जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड। ये थी कांग्रेस की चाल। लेकिन इस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट पहुंचा
और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि देखिए जो केंद्र की सरकार है वो जो प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ बोर्ड को कैसे सौंप सकता है, 1 रुपए में 100 साल के लिए पट्टे पर कैसे दे सकते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र को आज नोटिस दे दिया कि आप जवाब दीजिए और इस जवाब में बताइए कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे सौंप दी। तो आपको ये बता दूं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं करी, क्योंकि केंद्र के पास कोई जवाब ही नहीं था। पूरे देश में हंगामा मचता तो मीडिया को मौन कर दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं थी कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध कोई बात उठा सके या कोई खबर छाप सके, और इसलिए खबर दबा दी गई। 6 महीने का टाइम निकल गया, लेकिन उसके बाद होता यह है कि 5 मार्च को 2014 5 मार्च को चुनाव घोषित होने थे। लोकसभा चुनाव के जस्ट कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने एक राजपत्र यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और जारी करके ये 123 प्रॉपर्टी जिन पर हाई कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट में यानी केस चल रहा था, वो नोटिफिकेशन जारी करके वक्फ बोर्ड को सौंप दी। विश्व हिंदू परिषद फिर से गया और इस बार वो चुनाव आयोग गया, और उसका कहना यह था कि चुनाव घोषित होने के कुछ घंटे पहले ये जो कांग्रेस ने 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दी है, ये तो हाई कोर्ट में केस था। हाई कोर्ट में स्टेटस कांग्रेस को जमा करनी थी यानी केंद्र सरकार को, और इसीलिए इस पर स्टे लगाया जाए। चुनाव आयोग के पास क्योंकि पावर होती है जब केंद्र का चुनाव होना होता है लोकसभा का, और इसलिए चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी और वो प्रॉपर्टियां जो नोटिफिकेशन करके ये वक्फ बोर्ड को देने वाले थे उस पर स्टे हो गया, उस पर रोक लग गई। केंद्र सरकार के पास विश्व हिंदू परिषद का एप्लीकेशन गई, मोदी की सरकार आ गई। मोदी जी से ये सारे मामले की जानकारी जब दी गई, मोदी जी को कहा गया कि ये 123 प्राइम लोकेशन की जो ज़मीनें हैं, इसमें देश की संसद भी है, इसमें इंडिया गेट का एरिया भी है, इसमें कई सरकारी दफ्तर हैं, और इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति का आवास भी है, पास में एक मस्जिद बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की है, जो उस एरिया की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मोदी जी ने इसीलिए एक्सपर्टों की राय ली, तो एक राय आई कि केंद्र का जो बनाया हुआ कानून है, जिसके तहत नोटिफिकेशन जारी करके 30,000 करोड़ रुपए की 1,360 एकड़ जमीन इन्होंने वक्फ बोर्ड को सौंपी है मनमोहन सिंह की सरकार ने, उसको कानून से ही पलटा जा सकता है। और इसीलिए इसी तरह का मैंने एक उदाहरण दिल्ली को दिया है। देश के अंदर जहां जहां समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जहां कांग्रेस की सरकार रही, जहां वामपंथियों की सरकार रही, पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी की सरकार है, केरल में वामपंथियों की सरकार है, इसी तरह से देश की प्रॉपर्टियों की लूट की छूट दी गई वक्फ बोर्ड को, और लगभग अभी आज की बात करें तो 40 लाख प्रॉपर्टियां इसी तरह वक्फ बोर्ड को दे दी गई। इसीलिए मोदी के पास और कोई रास्ता नहीं था, नया कानून बनाना था और पुराने कानून को निरस्त करने का एक तरीका था, और इसीलिए संसद में नया कानून बनाकर पुराने को निरस्त किया गया है। अब इसके बाद पेपर दिखाने पड़ेंगे, और जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगी प्रॉपर्टियां, केवल वो ही प्रॉपर्टी छूटेंगी, बाकी प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर करेगी, ऐसा नए कानून में है। और इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। आप सोचिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड 30,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है, वो भी मात्र 1 रुपया यानी 1 रुपया एकड़ के हिसाब से 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 1,360 रुपये में। यही थी लूट, और इसी लूट को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि देश के हिंदू समझें कि कांग्रेस ने किस तरह से देश की प्रॉपर्टियों पर मुसलमानों के लूट की छूट दी वक्फ बोर्ड बनाकर। दूसरी तरफ इस देश में जो हिंदू है, चाहे वो दलित है, चाहे वो बौद्ध है, फिर वो जैन है या सिख है, वो बिना मकानों के रहते रहे, गरीबी के हालात में रहते रहे, और उसकी कोई चिंता इस कांग्रेस सरकार ने नहीं की। देश के सनातनियों को, देश के हिंदुओं को ये विचार करना होगा कि एक तरफ कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बना करके देश की 50 लाख प्रॉपर्टियां उनको सौंप दी, उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके संविधान न मानने की आज़ादी दी, और आज भी वही कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके साथ के विपक्षी पार्टी उनको भड़काकर देश में दंगा कराने के मूड में है, और उनको कह रही है कि आपके मंदिर और मदरसे छीन लिए जाएंगे। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? ये जो कांग्रेस ने दिल्ली में खेल किया, ये केवल एक खुलासा है, ऐसा हर राज्य में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने जब चेक किया है तो पता ये चला है कि वहाँ भी इसी तरह से हजारों प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की है, जिसमें से
कुछ प्रॉपर्टी केवल सरकारी दस्तावेज में एक्चुअल में दर्ज है, बाकी दर्ज नहीं है, जिसका जिक्र ओवैसी करते हैं। यानी अब इनको पता लग गया है कि ये प्रॉपर्टियां आपको खाली करनी पड़ेंगी। लूट की छूट मोदी सरकार में नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार रही, कांग्रेस ने 70 साल में ये जो लूट की छूट दी, उसके बाद भी मूर्ख हिंदू कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ खड़ा है, उनको वोट देता है, उनको सपोर्ट देता है। ये ठीक ऐसे ही है कि जिस पेड़ पर बैठे उसी को काट रहा है। ये हिंदू की आदत है, हिंदू की हालत है। और इसीलिए मेरा फर्ज मैंने कर दिया ये वीडियो बनाकर। अब आपका फर्ज है कि हर सनातनी तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो सोचने को मजबूर हो कि वो किस पार्टी के साथ किसको सपोर्ट करें। आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।